स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम चेंज हो गया है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इसके 2 और 4 मार्क्स यानी कि 2 और 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर से दोस्तों सबसे पहला हमारा जो 2 मार्क्स का प्रश्न बनेगा वो बनेगा शीत युद्ध से संबंधित। ठीक है, कि शीत युद्ध क्या होता है। तो सिंपल सा आपको आंसर लिखना है। देखिए, अगर 2 मार्क्स में आ जाता है तो आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट, शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें 2 देशों के बीच रक्त रंजित आमने सामने की लड़ाई युद्ध ना होकर केवल विचारधारात्मक लड़ाई होती है। यानी कि शीत युद्ध जो है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो 2 देश होते हैं उनमें आमने सामने की लड़ाई, यानी कि जो रक्त रंजित यानी कि हथियार की लड़ाई नहीं होती बल्कि विचारधारात्मक लड़ाई होती है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए कैसे लिखेंगे। दूसरे शब्दों में 2 देशों के बीच युद्ध ना होना, यानी दो देशों के बीच में युद्ध ना हो अपितु उनमें संघर्ष बना रहे, तनाव बना रहे, प्रतिद्वंद्विता की स्थिति बनी रहे, इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। और शीत युद्ध के दौरान वैश्विक स्तर पर 2 ही महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका जिसने पूंजीवाद को अपनाया था, एक सोवियत संघ जिसने साम्यवाद को अपनाया था। ठीक है, तो आप ये 2 पॉइंट शीत युद्ध क्या है इस प्रश्न में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों में शामिल ना होना, यानी शीत युद्ध के दौरान कोई देश दोनों ही महाशक्तियों में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो ऐसे में तीसरे विकल्प के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ, जिसका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना करना। इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। इसमें से आप 1-2 याद रख लीजिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी भारत से थे। ठीक है, नक्रुमा जो कि घाना से थे। इनमें से 5 में से कोई 2 याद कर लीजिए। ठीक है, पहले हम देखते हैं जोसेफ ब्राज टिटो जो कि यूगोस्लाविया से थे, जवाहरलाल नेहरू जी जो कि भारत से थे, गमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र से थे, सुकर्णो जो कि इंडोनेशिया से थे, और नक्रुमा जो कि घाना से थे। ठीक है, तो इस तरह से आप गुट निरपेक्ष आंदोलन में ये 2 पॉइंट जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, एक दो के आप नाम याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों नाटो से संबंधित। ठीक है, 2 मार्क्स का है कि नाटो का वर्णन कीजिए। ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो जो जब 2 मार्क्स में आएगा तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन आप ये लिखेंगे कि पश्चिमी गठबंधन अर्थात अमेरिका ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया था। ठीक है, वो संगठन कौन सा था, नाटो। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। कब, अप्रैल 1949 में, जिसमें कितने देश शामिल थे, 12। और इन्होंने इस संगठन में सम्मिलित जितने भी देश थे उन्होंने यह घोषणा की कि इस संगठन में सम्मिलित यदि किसी एक देश पर भी हमला होता है तो वो पूरे संगठन पर हुआ हमला माना जाएगा और पूरा संगठन उसके विरोध में मतलब कि कदम उठाएगा। ठीक है, और नाटो में सम्मिलित जितने भी देश हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे हर एक प्रकार की। ठीक है, तो जब नाटो से संबंधित ये प्रश्न आएगा कि नाटो का वर्णन कीजिए 2 मार्क्स में, तो आप ये 3 से 4 पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे नाटो के बारे में। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। ये 2 मार्क्स का प्रश्न है दोस्तों, वैसे तो ये 4 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ और के 4 मार्क्स में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन तटस्थतावाद है, यानी कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या वो तटस्थतावाद है या नहीं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तटस्थतावाद का मतलब क्या है। तटस्थतावाद का मतलब होता है कि वैश्विक स्तर पर अपने आप को काट लेना, सिर्फ अपने से ही मतलब रखना। ठीक है, तो देखिए, तटस्थ देश वह होता है जिसे युद्ध के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी तटस्थ देश कौन होता है, युद्ध हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही तो वो युद्ध में हिस्सा लेता है और ना ही तो उसे समाप्त करवाने के लिए कदम उठाता है। लेकिन
गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों ने महाशक्तियों के हर एक सही कदम का समर्थन भी किया और हर एक गलत कदम का विरोध भी किया, जो कि युद्ध शांत करवाने की अहम भूमिका को दर्शाता है। जैसे कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, ठीक है, बर्लिन की दीवार गिराई गई थी, तब इन्होंने एक महाशक्ति की आलोचना की, एक की प्रशंसा की। तो इससे ये पता चलता है कि अप्रत्यक्ष रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों ने शीत युद्ध को खत्म करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थतावाद आंदोलन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी जो प्रश्न है ये दोस्तों 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही ईजी सा प्रश्न है। देखिए, पहले तो नॉर्मल भाषा में पूछा जाएगा कि महाशक्तियों के छोटे छोटे गुट बनाने के क्या कारण थे, यानी कि क्या उद्देश्य थे। ठीक है, दूसरी तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है, दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा छोटे छोटे गुटों को अपने, मतलब छोटे छोटे देशों को, सॉरी गुटों लिखा है, छोटे छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल किया गया, ऐसे क्या कारण थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कारण थे, जिसमें से देखिए सबसे पहला कारण है संसाधन। पहला कारण है संसाधन के बारे में। ठीक है, गुटों में शामिल देशों के संसाधन तेल, खनिज, कोयला और कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकें। यानी जो महाशक्तियाँ थीं वो अपने गुट में जो भी देशों को शामिल करती थी, उनके प्राकृतिक संसाधन को, जैसे तेल हो गए, खनिज हो गए, कोयला, अन्य संसाधनों का वो उपयोग कर सकें, इसलिए वो देशों को अपने गुटों में शामिल करती थी। दूसरा पॉइंट है भू क्षेत्र, यानी कि महाशक्तियाँ जो थीं अपने गुट में शामिल देशों के अंदर अपने हथियारों का व सेना के संचालन के लिए और विदेशी देशों पर आक्रमण कर सकें, इसके लिए वो दूसरे छोटे छोटे देशों के भू क्षेत्र का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है सैनिक ठिकाने। तीसरा पॉइंट है सैनिक ठिकाने, इनकी एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति की जासूसी करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए छोटे छोटे देशों में अपने जो सैनिक ठिकाने थे उसको स्थापित करते थे। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक मदद। जिन देशों के साथ महाशक्ति गठबंधन बनाते थे वह सैन्य खर्चा वाहनों में मददगार होते थे। यानी कि जो छोटे छोटे देश हुआ करते थे वो जब किसी दूसरी बड़ी महाशक्ति में शामिल होते थे तो उस महाशक्ति के सैन्य खर्चा व वाहनों में ये मददगार होते थे। यानी कि सैन्य खर्चे भी देते थे और अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी करने देते थे। ठीक है, तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो महाशक्तियाँ थी वो छोटे छोटे देशों के साथ अपने गुट बना रहे थे। ठीक है, पहला कारण संसाधन, दूसरा भू क्षेत्र, तीसरा सैनिक ठिकाने और फोर्थ है आर्थिक मदद। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं इस चैप्टर के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए, नॉर्मल इस भाषा में पूछा जाएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा, या फिर इसको घुमा के पूछा जाएगा इस तरह से कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा गया, वर्णन कीजिए। शीत युद्ध का चरम बिंदु, यानी जब ऐसा लगा कि शीत युद्ध नहीं बल्कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला है, तो वो कौन सा था तीसरा, मतलब शीत युद्ध का जो चरम बिंदु है वो कौन सा था। ठीक है, तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु है वो कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट को, जो कि 1961 और 62 तक रहा था। तो देखिए पहला पॉइंट, क्यूबा जो है वो अमेरिका के किनारे बसा एक समाजवादी देश है। क्यूबा क्या है, अमेरिका के किनारे बसा हुआ एक समाजवादी देश है। सोवियत संघ को ये डर सता रहा था, सोवियत संघ जो था उसे डर सता रहा था कि अमेरिका कहीं क्यूबा पर अपनी समाजवादी सरकार को गिराकर, यानी सोवियत संघ की जो समाजवादी सरकार है वहाँ पे स्थापित थी उसको गिराकर कहीं पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना ना कर दे, इसीलिए सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइलें जो थी वो तैनात कर दी। ठीक है, उसके बाद जब ये मिसाइलें तैनात कर दी तो मिसाइलें तैनात करने की जो बात थी वो अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते के बाद पता चली कि क्यूबा पर सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी है। तो जैसे ही उसे 3 हफ्ते बाद ये पता चली तो यही देखते हुए अमेरिका ने भी बड़े कदम उठाए और अपनी मिसाइलें, अपनी जंगी बेड़ी, अपनी सेना को क्यूबा की ओर क्यूबा की ओर बढ़ा दिया और क्यूबा पर अपनी मिसाइलें जो थीं, जंगी बेड़े जो थे उनको लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ कि दोनों ही महाशक्तियाँ आमने सामने आ गईं। ऐसा लगा कि अब तो युद्ध हो ही जाएगा भाई, यानी अब तो ऐसा लगा कि भाई अब तो युद्ध होना ही होना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, इसी घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। यानी कि जब सोवियत संघ अमेरिका क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान आमने सामने आ गए और ऐसा लगा कि भाई अब तो युद्ध होना ही होना है और ये शीत युद्ध के तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आई थीं और ऐसा लगा था कि दोनों में युद्ध हो ही जाएगा। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, या फिर इस तरह से कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी प्रश्न की। ठीक है, आखिरी भी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। देखिए क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यानी कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो गुट निरपेक्ष आंदोलन बने रहना चाहिए या नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। ठीक है, दूसरा इसलिए पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन बना रहना चाहिए, अपने विचार लिखिए। ठीक है, यानी हमें बताना है कि क्या शीत युद्ध के बाद जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसका होना जरूरी है। देखिए आंसर लिखेंगे, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह तो लग गया है, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन अभी भी बना रहना चाहिए, क्योंकि कुछ परेशानियां जो हैं, कुछ समस्याएं जो हैं, उनसे केवल गुट निरपेक्ष आंदोलन ही सामना कर सकता है। जैसे कि पहली परेशानी है अमेरिकी वर्चस्व से निपट पाना, यानी कि पहली हमारी जो परेशानी है जिसके लिए शीत युद्ध बना रहना चाहिए वो है अमेरिकी वर्चस्व से निपटारा। ठीक है, देखिए शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो विश्व था वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा, जो कि अमेरिका रही। ठीक है, अमेरिकी महाशक्ति के वर्चस्व को रोकने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। जैसे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अमेरिकी वर्चस्व को रोकने के लिए, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें अमेरिकी वर्चस्व को रोकने के लिए और एवं जो अन्य अल्प विकसित देश हैं उनके विकास के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता है। यहाँ पर जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ पे अमेरिका अपना वर्चस्व ना दिखा पाए, तो इसलिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी आवश्यकता है हमें। ठीक है, आखिरी पॉइंट बचता है आर्थिक सहयोग एवं विकास। आखिरी पॉइंट है हमारा आर्थिक सहयोग एवं विकास। ठीक है, और देखिए क्या है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात उभरे विकासशील देश तथा नव स्वतंत्र देशों को एक आर्थिक सहयोग के रूप में, यानी कि जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद जो विकासशील देश उभरे, जो नव स्वतंत्र देश उभरे हैं, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अहम भूमिका निभाता है। वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नव स्वतंत्र देशों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, छोटे छोटे देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बना रहना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं जैसे पर्यावरण, आतंकवाद, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व में बने रहना जरूरी है। ठीक है, तो हमने देखा कि शीत युद्ध तो समाप्त हो गया भाई, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन अभी भी बने रहना चाहिए। कौन से दो कारण हैं? अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए, आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे खत्म होता है एंड यहाँ पे हमारी आज की ये वीडियो भी खत्म होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।